नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न जो है आप अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से जांच सकते हैं, देख सकते हैं आप बाल वन विज्ञान के अंदर 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, कितना स्कोर आप कर पाते हैं। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्विज टाइप है। तो यहाँ पर आप अपना टेस्ट इन प्रश्नों के माध्यम से लगा सकते हैं। और ये प्रश्न आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो यहाँ आप अपना उत्तर कमेंट्स में दे सकते हैं। उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता या फिर ये सभी। तो देखिए अधिगम मतलब जो हम सीखते हैं उसको कौन कौन से घटक प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता ये सभी घटक जो होते हैं ये उसे प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो प्रेरणा के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं? चालक, प्रेरक, उद्दीपन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर बनेगा प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं चालक, प्रेरक, उद्दीपन ये सभी इसके स्रोत होते हैं। अगला हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। चलिए बुद्धि और ज्ञान का अंतर है। अब इसके विकल्प को देखिए, बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। अब एक एक विकल्प को देख करके कौन सा सही है वो यहाँ पर आप तुरंत ही निकाल सकते हैं। देखिए बुद्धि जन्मजात होती है, ज्ञान अर्जित होता है। सेकेंड है यहाँ पर बुद्धि प्रायः एक सी रहती है और ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन थर्ड है इसके लिए, जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है व ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान का अंतर क्या एक विकल्प है या फिर तीनों ही विकल्प सही है? तो निश्चित यहाँ हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए सही उत्तर, क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है और ज्ञान हमेशा अर्जित किया जाता है। और ज्ञान में हम कभी भी वृद्धि कर सकते हैं और बुद्धि हमारे अंदर जो होती है वो एक सी होती है। और ये बहुत अच्छा विकल्प लगा तीसरा, जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है और ज्ञान को जीवन में प्रयुक्त करना बुद्धि है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधन करने वाले हैं। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित किसने किया है? टर्मन, ड्रेवर, मन या फिर ड्यूवी ने? तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो था उसे संशोधित किया है टर्मन ने। ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। अब बुद्धि की क्या प्रमुख विशेषता होती है? बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है या बुद्धि सीखने की क्षमता है, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी हमने बुद्धि संबंधित एक और प्रश्न देखा था और वहाँ पर भी हमने देखा था कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर देखा था। तो बिल्कुल यहाँ उपयुक्त डी जो रहेगा, उपयुक्त सभी, ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सापेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये बुद्धि के बारे में कथन से संबंधित प्रश्न है और किसने कहा था कि बुद्धि जो है वो नवीन सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। स्टर्न, बी ने, बर्ट या मैकडूगल? तो ये कहा था बर्ट ने। ऑप्शन सी होगा इसके लिए यहाँ पर उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत के समर्थक हैं। अब एक कारक जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, इसके समर्थक कौन है? बिने, टर्मन, स्टर्न या फिर बिने, गैरेट, थॉर्नडाइक? सी है टर्मन, कैटल, स्पीयरमैन और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत था उसके समर्थक थे बिने, टर्मन और स्टर्न, ये तीनों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? तो चोरी करना पाप है, अनैतिक है, ये कौन कहता है? इदम, अहम, परम अहम या फिर कोई नहीं कहता? तो चार विकल्प आपके सामने, ये प्रश्न आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह जो कौन कहता है? तो ये कहता है हमारा सुपर ईगो, जिसे हम कहते हैं परम अहम। ऑप्शन सी होगा इसके लिए
सही उत्तर। अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ पर परम अहम की करते हैं कि हमारे अंदर जो भी कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति की जो हमारी मानसिक शक्तियाँ होती है वो इतनी प्रबल हो जाती है, कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क की शक्ति मान लें, हमारी मानसिक क्षमता को मान लें, वो इतनी प्रबल हो जाती है कि वो हमारे शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके। तो इसी विशिष्ट मनोशारीरिक जो दशा होती है उसी को हम परम अहम कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी मानसिक क्षमताएं, मानसिक शक्तियां इतनी प्रबल होंगी कि आपकी शारीरिक जो इच्छाएं होंगी उनको वो नियंत्रित कर सके। अब देखिए जैसे चोरी करने कोई व्यक्ति है, उसके मन में इच्छा हो रही है कि वो चोरी करे, परंतु उसे कोई अंदर से ये बोल रहा है, उसका मन मस्तिष्क ये बोल रहा है कि ये पाप है, ये गलत है। तो कहने का मतलब है कि उसकी इस इच्छा को रोकने के लिए उसका जो परम अहम है, जिसे सुपर ईगो कहते हैं, वो मना कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो परम अहम, इदम अहम है, ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा व्यक्तित्व संरचना की जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, इदम, अहम और परम अहम। अब आपने सुपर ईगो को समझ लिया। सुपर ईगो के अंदर क्या होगा, जो मानसिक शक्तियां हैं वो प्रबल होंगी और शारीरिक इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करेंगी। और जब हमारी शारीरिक इच्छाएं और मानसिक शक्तियां जब बराबर हो जाती है, संतुलित होती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ईगो, जिसे हम अहम कहते हैं। और जब हमारी शारीरिक इच्छाएं इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि हमारे मस्तिष्क या मानसिक शक्तियों के द्वारा वो नियंत्रित नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं इदम। तो दोनों या तीनों के अंदर सिर्फ मानसिक शक्तियाँ और हमारी शारीरिक इच्छाएं, इन तीनों का ही उतार चढ़ाव होता है। तो देखिए ईगो जो होता है यहाँ पर वो दोनों बैलेंस होंगी, और इस इदम के अंदर हम देखते हैं तो इसमें हमारी जो शारीरिक इच्छाएं होंगी वो प्रबल होंगी, मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर होंगी। और यहाँ पर मानसिक शक्तियाँ प्रबल हैं और हमारी जो शारीरिक इच्छा है वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो इस प्रकार से हम इन तीनों अवस्थाओं को समझ सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक से हमें बहुत जो होता है प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए ऐसी कौन सी पद्धति होती है जहाँ पर व्यक्तिगत भेद, मतलब व्यक्तिगत बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षण किया नहीं रख करके शिक्षण किया जाता है। डाल्टन योजना, व्याख्यान पद्धति, बेनेटिका या प्रयोजना पद्धति। आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर वो पद्धति होती है व्याख्यान पद्धति। अब व्याख्यान पद्धति को आप समझ सकते हैं, जैसे बड़ी क्लास के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 11वीं 12वीं या फिर कॉलेज स्तर की बात कर सकते हैं यहाँ पर हम, तो हमारे टीचर्स जो होते हैं वो लेक्चर के रूप में हमें पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर हर बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान नहीं रखा जाता है कि ये बच्चा इस पद्धति से समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। वहाँ सभी बच्चों को एक समान मान करके व्याख्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भेद का थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है इस पद्धति के अंदर, और ख़ास करके ये जो पद्धति होती है ये बड़ी कक्षाओं के लिए लाभदायक होती है। वहाँ बड़ी कक्षाओं के लिए प्रयुक्त ये की जाती है। तो व्याख्यान विधि जो होगी ऑप्शन बी यहाँ पर ये सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। अब ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। तो आप प्रश्न को पढ़ते हैं गहराई से तो आप उत्तर उसका बहुत आसानी से निकल पाएंगे। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। तो देखिए जब व्यक्ति बाह्य रूप से तो एक समान है, मतलब बाहर से दिखने में एक समान है, लेकिन वे अन्य आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, मतलब वो अंदर आंतरिक रूप से समान नहीं है, तो ऐसी व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो व्यक्तित्व, बाह्य विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो इंटरनल रूप से थोड़े से डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर आंतरिक विभिन्नता उनके अंदर है। अब वो दिखने से एक समान दिखाई दे रहे हैं परंतु दोनों के अंदर गुण एक जैसे होते हैं। जैसे हम कई फिल्मों के अंदर देखते हैं, कोई भी एक हीरो होता है और उसका एक डुप्लीकेट भी होता है, तो दोनों दिखने में हूबहू एक जैसे लगते हैं पर दोनों के जो भीतर एक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले तत्व है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और आप इसका उत्तर बहुत आसानी से बता सकते हैं, जानते हैं आप इसका उत्तर।
तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले जो कारक होता है वो होता है वंशानुक्रम और वातावरण। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन सी होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता, दिवास्वप्न, भ्रांति या कुसमायोजन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि तीन विकल्प जो हैं वो थोड़े से बिल्कुल प्रश्न से विपरीत हैं। जैसे अभिप्रेरणा है तो ये हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है अभिप्रेरणा, तो यहाँ पर दिवास्वप्न, भ्रांति, कुसमायोजन ये तीनों देखे जाएं तो थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव विकल्प हैं। और उत्सुकता एक ही हमारा यहाँ पर पॉजिटिव विकल्प है उत्सुकता, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हैं तो उस कार्य को करने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु बने रहते हैं। तो उत्सुकता या जिज्ञासुपन जो होता है वो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा इसके लिए उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत या डी है इनमें से सभी? तो देखिए यदि देखा जाए तो अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है तो वो होता है ऐच्छिक सिद्धांत। और ऐच्छिक सिद्धांत थोड़ा सा हमारी इच्छा पर भी डिपेंड करता है। आपने यदि अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए आप संकल्प ले चुके हैं, संकल्प कर लिया है, तो निश्चित आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होंगे और उस कार्य को पूर्ण भी जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐच्छिक सिद्धांत जो होता है वो बल देता है। चलिए अगला है, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो फ्रायड तथा यूंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल या डी है स्किनर? तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा मैकडूगल, और उन्होंने मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के रूप में 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई है। चलिए अगला प्रश्न है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वह है जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या फिर डी है ये सभी? अब देखिए आप जिस प्रकार के वातावरण में रहेंगे उस वातावरण के लिए धीरे धीरे आप अनुकूलित होंगे। आप वहाँ उस वातावरण से बहुत सी चीज़ें जो है वो आप सीख पाएंगे। तो उस वातावरण के संपर्क में जाने से आपके अंदर जो चीज़ें विकसित हुई है, जो भी अनुकूलन विकसित हुआ है वो आपने वहाँ पर अर्जित किया है। तो यहाँ पर वो प्रेरक जो होगा वो अर्जित प्रेरक हमारा कहलाता है। अब जैसे मान लिया जाए कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और आपकी लैंग्वेज कुछ अलग है। अब हम दूसरे वातावरण में जाते हैं तो हम उस वातावरण में रहेंगे तो हम धीरे धीरे वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन जो है धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो वो हमने उस वातावरण में जाकर के उसको अर्जित किया, उसे सीखा है, तो अनुकूलित हुए हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अर्जित प्रेरक का काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है वह है? बिल्कुल, ऐसा जो प्रेरक होता है उसे हम कहेंगे जन्मजात प्रेरक, क्योंकि वो हमारे अंदर जन्म के साथ ही आया हुआ है, तो हम ऐसे प्रेरक को कहेंगे जन्मजात प्रेरक। ऑप्शन ए होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह है जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो जो कारक हैं जिन पर मानव विकास निर्भर करता है वो है जैविक और सामाजिक। तो ऑप्शन बी होगा इसके लिए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है वृद्धि से, शिक्षा से, संवेगों से या दंड से? तो यहाँ पर संवेग जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बालकों के पाठ में रुचि उत्पन्न करने में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारे लिए उत्तर। अब देखिए थोड़ा सा एक यहाँ पर मैं उदाहरण लेना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी कक्षा के अंदर कोई भी बालक है, उस बालक ने कुछ न कुछ कार्य आपने उसको करने के लिए दिया, उसने कार्य किया पर थोड़ी सी कहीं भी त्रुटि हो गई। अब आप उसकी त्रुटि को ध्यान में ना रख करके फिर भी उस बालक की थोड़ी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ कर देते हैं, उसके सिर पर हाथ रख करके कह देते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया, तो कहीं ना कहीं वो बालक जो होता है वो प्रोत्साहित हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक संवेग को ध्यान में रखा और बालक को प्रशंसा की, तो बालक निश्चित यहाँ पर प्रेरित हो जाएगा और भी अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर संवेग जो होते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न करने के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, क्रोध में होकर के बच्चे को डांट देते हैं या उसे मारते हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं वो बालक जो होता है वो उस कार्य से उसके मन में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और उस कार्य को करते हुए भी ना कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं संवेग जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में, परीक्षण विधि में, तुलनात्मक विधि में या गाथा विधि में? तो देखिए
यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण किया जाता है। तो आप प्रश्न को देखकर ही उत्तर बता सकते हैं कि विभेदात्मक विधि जो होती है उसके अंदर ये किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक हैं। दंड, एमआरओ, पुरस्कार व प्रशंसा, सम्मान या फिर इनमें से सभी। देखिए अभी हमने जो उदाहरण की बात की थी उसी से संबंधित ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर इनमें से सभी ये बाह्य प्रेरक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है सीखने में, लक्ष्य की प्राप्ति में, चरित्र निर्माण में या फिर इन सभी में। तो निश्चित प्रेरणा का जो स्थान होता है वो इन सभी के लिए ज़रूरी होता है, सीखने, लक्ष्य की प्राप्ति करने, चरित्र निर्माण करने के लिए, और इनके लिए हमें अभिप्रेरित होना ही पड़ता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। प्रेरणा की विधियाँ हैं रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य, और डी है इनमें से सभी। तो यहाँ पर इनमें से सभी प्रेरणा की विधियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। वातावरण के अंतर्गत आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। हवा, प्रकाश, जल, इनमें से सभी। तो यहाँ कह सकते हैं कि वातावरण के अंदर तो ये सभी होते हैं, और यहाँ पर जो कारक दिए हैं ये सभी अजैविक कारक होते हैं। ये भी आप ध्यान रखें। इस प्रकार से भी पर्यावरण के अंदर प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पर्यावरण का ना होकर के हमारे बाल विकास का ही है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अजैविक कारक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी वैसी होती है। अब बहुत अच्छा प्रश्न है। समानता का नियम, अब देखिए इस प्रश्न से ही आपको उत्तर मिल रहा है। समानता का नियम मतलब समान, हुबहू माता पिता के जैसे। तो निश्चित समानता के नियम में बच्चे जो होते हैं वो माता पिता के जैसे होंगे, तो उसी नियम को हम कहते हैं समानता का नियम। तो माता पिता जैसी या माता पिता से अलग, थोड़ी थोड़ी अलग या थोड़ी थोड़ी समान, तो हम सीधे सीधे कहेंगे समानता मतलब समानता, बराबर, हुबहू, जैसी की जैसी। तो यहाँ पर माता पिता के जैसी ही संतान जो होती है तो ये समानता का नियम कहता है। अब यदि हम यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम यहाँ कहते हैं भिन्नता के नियम से माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी कैसी होगी, तो फिर हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा माता पिता से अलग, भिन्न हो जाएगी, क्योंकि भिन्नता का मतलब होगा अलग अलग होना। अब एक और प्रश्न बनाते हैं यहाँ पर प्रत्यागमन के नियम से। तो प्रत्यागमन के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान कैसी होगी। तो ध्यान रखिएगा, समानता में समान है, भिन्नता के नियम में अलग हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, और प्रत्यागमन के नियम के अनुसार माता पिता से ठीक विपरीत हो जाएगी। मतलब जैसे माता पिता हैं एकदम उनसे अलग, भिन्न, तो वो माता पिता के ठीक विपरीत हो जाएगी। तो वहाँ पर प्रत्यागमन का नियम होता है। चलिए ऑप्शन ए हुआ यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, और ये प्रश्न आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जन्म के पश्चात किशोर अवस्था में, बाल्यकाल में या गर्भकाल में। तो बच्चे का जो विकास होता है, शिशु का विकास हो जाता है उसके गर्भकाल में से ही। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। अधिगम क्या है, यहाँ पर सबसे उपयुक्त परिभाषा इसकी बताइए। व्यवहारगत, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, या दूसरों से ज्ञान लेना, या ज्ञान का नष्ट करना अधिगम है, या नई बातों या तथ्यों को याद करना। आप उत्तर जरूर दीजिएगा इसका। तो अधिगम जो होता है उसके लिए सबसे उपयुक्त परिभाषा जो होगी वो होगी विकल्प ए, व्यवहारगत, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये यहाँ पर अधिगम की सबसे अच्छी परिभाषा और उपयुक्त परिभाषा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। तो बच्चे की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन सा है। वातावरण, वंशानुक्रम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। तो देखिए हमने देखा कि बच्चे का जो विकास होता है वो दो कारक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वातावरण और वंशानुक्रम। पर यहाँ पर बात की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन सा है, तो मूल शक्तियों का प्रधान कारक होगा उसका वंशानुक्रम। तो ये डिपेंड करेगा बालक की मूल शक्तियों के प्रधान कारक के रूप में। चलिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसके लिए उत्तर। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है। पुरस्कार, प्रतियोगिता, अरुचि या फिर रुचि। तो अरुचि जो है वो बच्चे को प्रेरित नहीं करती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक क्या होगा, वेग, संवेग, वंश, प्रवृत्तियां। तो मूल प्रवृत्तियों का जो प्रतीक होता है वो होता है संवेग। ऑप्शन बी संवेग होगा यहाँ इसके लिए उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, और भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हुआ है, उपचार आत्मक लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट ऐसा हो जाता है कभी कभी लिखने में, और वो ध्यान नहीं गया था उस पर।
तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं ये उपचारात्मक है। तो उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। देखिए, हम उपचारात्मक शिक्षण क्यों कर रहे हैं पहली बात, और वो सफल कब होगा। तो हम बच्चे को जो पढ़ाते हैं समझाते हैं उसमें कहीं ना कहीं बच्चे के सीखने में जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों की, उन समस्याओं की हम पहचान करते हैं और उनको हम उपचारात्मक शिक्षण में दूर करते हैं। तो जब हम उन समस्याओं, उन कारणों को जब तक पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो सबसे ज़रूरी उसकी सफलता जो होगी वो उसी बात पर निर्भर करेगी कि उन समस्याओं, उन कारणों की पहचान की जाए और फिर उन्हें दूर किया जाए। तो निश्चित हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण होगा वो सफल बनेगा। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ इसके लिए सही उत्तर। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बने रहें आप हमारे साथ इतने समय तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के